हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 15 होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि √5 को, √4.3 को, √9.3 को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वाला वीडियो संख्या पद्धति 14 वीडियो देख लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है करणी। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे करणी के बारे में, करणी चिन्ह के बारे में और करणी की घात के बारे में। इसके अलावा इन करणी को जानने के बाद में हम इसमें क्या जानेंगे कि करणी पे जो भी सर्वसमीकाएँ हैं, करणी पर आधारित जो भी सर्वसमीकाएँ हैं उसको जानेंगे और उसके बाद में उन सर्वसमीकाओं पर आधारित एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.5 से होगा। जो NCERT की बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन एक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि करणी क्या है। करणी जो है, करणी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने वर्गमूल निकालना सीखा है पिछली कक्षाओं में और घनमूल निकालना भी सीखा है। हमें जानते हैं कुछ संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकल सकता है, जैसे कि 16 का अगर वर्गमूल निकालें हम लोग तो कितना आएगा, 4 आएगा। या 8 का घनमूल निकाला जाए अगर तो 2 आएगा। तो हमने देखा ये जो संख्या है 16, इसका वर्गमूल पूरा निकाला जा सकता है। इसलिए ये संख्या कैसी हुई, ये संख्या हुई परिमेय संख्या। और ये घनमूल जो 8 लिखा है, इसका जो मान आएगा, घनमूल जो आएगा 8 का, वो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अलावा भी हम जानते हैं कि कुछ संख्याएं अभाज्य होती हैं, जैसे कि 2 या 3। उनका अगर वर्गमूल हम लोग निकालना चाहें, इस तरह से जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालना चाहें या इनका घनमूल निकालना चाहें, तो हम लोग इनका पूरा घनमूल नहीं निकाल सकते। मतलब किसी भी प्रकार का मूल जो है नहीं निकाल सकते, चाहे वो वर्गमूल हो और चाहे वो घनमूल हो, पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी संख्याओं को हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, ये है करणी। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिनका मूल पूरा नहीं ज्ञात किया जा सकता, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरह की संख्याओं को हमने कहा कि ये करणी है। तो इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का कोई मूल पूरा ज्ञात न किया जा सके तो उस मूल को क्या लिख लेंगे, यहाँ सुधार कर लेंगे, तो उस मूल को करणी कहा जाता है। करणी भी हम लिख सकते हैं। और इस तरह की संख्याओं को एक हमने और नाम दिया है अपरिमेय संख्या। तो हम क्या लिख लेंगे कि उस मूल को करणी या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब हम अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सीखा था कि जिन अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकाला जा सकता है उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि अपरिमेय संख्याएं ही क्या होती हैं, करणी होती हैं। अब इसके बाद बात आती है कि करणी चिन्ह क्या होता है।
तो ये जो चिन्ह है हमारे सामने लगा हुआ है, इस प्रतीक को, ये जो प्रतीक है इस तरह के प्रतीक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है करणी चिन्ह। प्रतीक, ये प्रतीक है और इस प्रतीक को करणी चिन्ह कहा जाता है। इस प्रतीक को करणी चिन्ह कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि करणी की घात किसे कहते हैं। करणी घात हम लोगों ने देखा होगा कि जब घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पे एक ये चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि हमने घनमूल निकाला 8 का, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा नंबर लिखा 3, और जबकि यहाँ पे हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा। ठीक, तो ये जो 3 नंबर हमने लिखा है ये इसलिए लिखा जाता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जब 8 का घनमूल निकाला जाएगा तो 8 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरह से 3 के जोड़े बनेंगे। ये 2 जो होंगे वो अंदर 3 को मिला करके बनेंगे, और ये इस घनमूल के जब, इस चिन्ह के जब बाहर आएंगे तो इन तीनों 2 में से सिर्फ 1 2 बाहर आएगा। ऐसा कब करते हैं, ऐसा हम लोग घनमूल में करते हैं। ये जो पेयर बनाते हैं इनमें 3 2 शामिल हैं, और जबकि जब हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके जब गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में क्या आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ 3 3 एक साथ नंबर नहीं लिए जाते, जैसे कि यहाँ 3 नंबर एक साथ लिए गए थे, तो यहाँ पे हम लोग 2 2 नंबर एक साथ लेते हैं, और 2 2 नंबर में 1 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, और इस तरह से 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। इसमें ये 2 इसलिए लिए गए क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा होता है, यहाँ लिखा नहीं होता है। करणी के चिन्ह में जहाँ पे 2 वर्गमूल निकालना होता है वहाँ पे 2 लिखा नहीं होता है, जबकि घनमूल निकाला जाता है तो यहाँ पे 3 लिखा होता है। ठीक, तो ये जो 2 और या 3 ये जो लिखा होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं करणी घात। जैसे कि अगर चिन्ह लगा है, प्रतीक ये लगा है और इसके साथ में ये लिखा भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे करणी घात। इसका मतलब ये होता है कि ये मूल निकालते समय जो भी अंदर गुणनखंड होगा उसमें हम लोग जोड़े बनाएंगे तो उनमें 3 3 नंबर शामिल करेंगे। अगर करणी की घात 2 लगी है, करणी की घात अगर 2 होती है तो हम चाहें तो इसको ना लिखें, जैसे कि √2 में यहाँ नहीं लगा है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे करणी की घात 2 है, तो यहाँ पे हम चाहें तो करणी की घात 2 लगाएं और चाहें तो करणी की घात ना लगाएं, तब भी यहाँ पे करणी की घात 2 ही मानी जाएगी। यहाँ पे ये क्या है, ये करणी घात है। इस तरह से चतुर्थ मूल में जब चतुर्थ मूल निकाला जाता है तो हम लोग करणी की घात 4 लगाते हैं। इस तरह से ये जो नंबर लिख दिया जाता है यही करणी की घात कहलाता है। हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घनमूल की ज़रूरत नहीं ज़्यादा है और चतुर्थ मूल की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हमको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी इसकी, जो कि है वर्गमूल। इसको वर्गमूल भी बोलते हैं या इसको कह सकते हैं करणी की घात 2। यहाँ पे करणी की घात 2 लिखा नहीं जाता है, जबकि अगर घात 3 है या घात 4 है या घात 5 है तो घात का लिखना ज़रूरी है, जबकि 2 अगर घात है तो घात लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर घात नहीं लिखी है तो भी हम लोग, जैसे यहाँ पे घात नहीं लिखी है तो भी हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे करणी की घात 2 है। तो अब हम लोग ये समझ गए होंगे करणी क्या है और करणी चिन्ह क्या है, इसको करणी चिन्ह बोलेंगे, और करणी की घात क्या है। अब बारी आती है कि इससे संबंधित सर्वसमीकाओं की। तो सर्वसमीकाओं के लिए हमने क्या किया,
सरसंख्याओं के लिए हम मान लेंगे, माना ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ये धनात्मक और वास्तविक संख्याएं हैं तब। तो सबसे पहली जो सरसमिका है वो ये है कि अगर अंडर रूट, इसको वर्गमूल भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, अगर अंडर रूट इन दोनों के ऊपर लगा है, ए और बी के ऊपर लगा है, और ए और बी यहाँ पे गुणन के साथ में है, गुणे के चिन्ह के साथ हैं ए और बी, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ए अलग कर सकते हैं और अंडर रूट बी अलग कर सकते हैं। करणी की घात 2 ए अलग और करणी घात 2 बी अलग, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या अगर ये पहले से हुआ अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी, तो उसको हम लोग अंडर रूट के अंदर ए गुणे बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये गुणा की बजाय भाग हो जाए, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हो, ए बटे बी के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है पूरे के ऊपर, तो हम लोग इसको अलग अलग लगा सकते हैं। अंडर रूट ए अलग कर सकते हैं और अंडर रूट बी अलग कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरी जो सर्वसमिका है उसमें क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये एक ब्रैकेट में है, और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ये दूसरे ब्रैकेट में है। यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है और दूसरे में अंडर रूट ए और माइनस अंडर रूट बी है। तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है डायरेक्ट ए माइनस बी, या इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम लोग जब इस सवाल लगाएंगे तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ का अंडर रूट लगा हुआ था, यहाँ पे अगर एक में प्लस चिन्ह के साथ एक में माइनस चिन्ह के साथ लगा है तो अंडर रूट हटा के हम लोग ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये किस तरह से लिख सकते हैं अगर हम समझना चाहें तो हम इसको समझ भी सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने क्लास 6 से 6, 7, 8 में हमने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। इस फार्मूले से अगर हम इसको देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है अंडर रूट ए, और बी की जगह किसने ली है, बी की जगह ली है अंडर रूट बी ने। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और इसका जो हल होगा वो इस फार्मूले से होगा, जैसे कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर आया है ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए कितना है अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट बी है, यहाँ सूत्र में बी है तो यहाँ पे बी का स्थान लिया है बी अंडर रूट बी ने, तो यहाँ पे अंडर रूट बी होगा और ये स्क्वायर सूत्र वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये हमने किस तरह से लिख दिया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र से हमने ये लिखा है। इस तरह इसको जब सरल करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है। हम लोग इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। और कैसे आया है तो ये इस बात को हम लोग यहाँ समझ भी सकते हैं कि ये फार्मूले से आ जाता है। इसके बाद बारी आती है इसके चौथी सर्वसमिका, जो कि है ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। अभी अभी हमने पढ़ा, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है और उसी फार्मूले से हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। अब चाहें तो हम ये भी जान सकते हैं, प्रूफ कर लेंगे, छोटा सा प्रूफ रहेगा, जान लेंगे कि ये कैसे आ जाता है। इसमें भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि ए माइनस बी अभी पढ़ा, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से,
हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस अंडर रूट बी, और एक में क्या है ए माइनस अंडर रूट बी। फार्मूले से क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा, और ए का स्थान किसने लिया है, ए का स्थान लिया है ए ने, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। और बी का स्थान यहाँ पे किसने लिया है, बी की जगह क्या है, बी की जगह बी नहीं है, बी की जगह है अंडर रूट बी, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हल होके आएगा ये अंडर रूट बी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी, जो कि ऊपर हमने पहले से ही लिख रखा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ए प्लस अंडर रूट बी माइनस गुणे ए माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी। इसका भी हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को हल करते समय। इसके बाद बारी आती है पांचवी सरसंख्या की, जो कि है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में, और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी एक ब्रैकेट में। इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लग सकता है, क्योंकि इस तरह का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें प्लस आए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट हल करते हैं, और हल करके क्या लाता है कि जैसे ए का मल्टीप्लाई सबसे पहले किससे कराते हैं, सी से। तो ए का मल्टीप्लाई सी से, अंडर रूट सी से कराने पर, अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, अंडर रूट सी से, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए सी। फिर ए का मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट डी से करा लें, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, तो क्या आ जाता है, अंडर रूट ए डी। ठीक, इसी तरह से अंडर रूट बी का मान, अंडर रूट बी को अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना मिल जाएगा, अंडर रूट बी सी। इस तरह से अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई डी में कराने पर चिन्ह इसका दोनों प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही लगा रहेगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी डी। ठीक, इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लास्ट जो है आखिरी में है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसको जो मान आता है, डायरेक्ट मान हम पहले लिख रहे हैं, बाद में हल उसका दिखाएंगे कि कैसे आया। तो इसका मान आता है ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट के अंदर ए बी। ठीक, ये कैसे आता है ये भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। हम लोग ने पढ़ रखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला इसमें लगा देना है। तो जैसे ही हम लोग ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का स्थान ले रखा है अंडर रूट ए ने, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा, और बी का स्थान किसने ले रखा है, अंडर रूट बी ने, तो अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह अंडर रूट ए और बी की जगह अंडर रूट बी। ठीक, अब इसको जब हम हल कर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल कर देगा, स्क्वायर कैंसिल कर देगा अंडर रूट को, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ पर भी बचेगा बी है, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल कर देगा, और इसको हम लोग एक ही में लिख सकते हैं। अभी अभी हमने सीखा भी है सरसंख्या नंबर 1 में हमने सीखा है कि अलग अलग अंडर रूट के साथ में कोई नंबर लगे हैं तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है, इसलिए इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर ए बी। यही हमने डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ था कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस अंडर रूट 2ab। यही चीज़ हमने यहाँ डायरेक्ट समझी थी, और अगर हमको प्रूफ देना पड़े तो हम लोग इस तरह से प्रूफ कर भी सकते हैं। तो चाहे तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके पहले जो ये हमने लिखा है करणी क्या है, करणी घात क्या है, ये भी चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये भी है नीचे
ये नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज से होगा, इतना नोट कर लिया होगा। इसके बाद बारी आती है प्रश्नावली 1.3 जो कि है NCERT बुक से। ये प्रश्नावली 1.5 है, 3 नहीं 100.5 है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको जब देखेंगे तो जो हम सरसमिका पढ़ आए हैं बिल्कुल उन्हीं सरसमिकाओं पे ये क्वेश्चन आधारित हैं। तो इसमें हमने देखा कि 3 + √3 और 2 + √2 है। इसमें इस तरह का हमने कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई एक एक से कराएंगे। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से कराएंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों नंबर से कराएंगे और फिर उसको सरल कर देंगे। तो हमने इसको क्या लिख लिया, अलग लिख लिया इस तरह से। और क्या कराएंगे, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में होना है। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2 + √2, 3 × 2 + √2। और √3 का गुणा भी इसमें होना है और यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, तो हमने प्लस का लिख दिया √3 और गुणे 2 + √2। इस तरह से ये हमने लिखा। अब इसको हम मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 + 3√2। इसका मल्टीप्लाई जब होगा कितना आएगा, √3 गुणे 2 और इसका √3 का गुणा √2 में कराएंगे। ठीक, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो जुड़ सके या घट सके। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसको इसी तरह से हम लोग लिखा रहने देंगे क्योंकि नंबर जुड़ या घट नहीं सकते। तो इसमें लिखेंगे, इसको लिखा रहने देंगे 6, इसको लिख सकते हैं 3√2 ही लिखा रहेगा और ये 2√3। इसको चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर के अंदर 3 गुणे 2 बराबर 6। ठीक, इस तरह से 6 + 3√2 और 2√3 अंडर, यही इसका आंसर होगा। किसका आंसर होगा, इस 3 + √3 गुणे 2 + √2 का ये आंसर होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन यही है, इसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं। हमने देखा एक ब्रैकेट में 3 + √3 प्लस चिन्ह के साथ लिखा है और यही नंबर 3 और √3 माइनस चिन्ह के साथ लिखा है। इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं a - b a + b बराबर a² + b², जबकि a की जगह ले रखी है 3 ने और b की जगह ले रखी है √3 ने। मतलब यह है a का मान 3 ले सकते हैं और b का मान √3 ले सकते हैं। तो आ जाएगा 3 - √3 एक ब्रैकेट में, ठीक, या पहले प्लस कर लें बाद में माइनस कर लें, -3 - √3 बराबर होगा a² और a² का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और b² मीन्स b² यहाँ पे b है √3 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो √3 के ऊपर इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे और 3 का स्क्वायर जब कराएंगे तो हमारे पास मान आएगा 9 और ये √2 स्क्वायर जो है √ को कैंसिल कर देगा तो ये मान आएगा 3। इस तरह से 9 में से 3 घटेगा तो आएगा 6। ये किसका मान आया है, ये मान आया है 3 + √3 3 - √3 का जो हल आया है वो आया है 6। ये इसका आंसर होगा। तो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी पे नोट कर लें, इसको नोट कर लें और ऊपर वाले क्वेश्चन को भी
नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लिया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसमें एक फार्मूला अभी अभी जो हमने सीखा है वो लगा सकते हैं। वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a क्या है √5 और b क्या मान सकते हैं √2। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे तो a की जगह √5 लेकर चलेंगे। तो हम फार्मूले में a की जगह रखने जा रहे हैं √5 और b की जगह √2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a मीन्स √5 का स्क्वायर और b मीन्स √2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स √5 और b मीन्स √2। इसको जब सरल कर लेंगे तो स्क्वायर √ को कैंसिल करेगा तो यहाँ से 5 बनेगा, ये स्क्वायर √ को कैंसिल करेगा तो यहाँ 2 मिलेगा। और इसको चाहें तो हम 2 गुणे 5 दूनी 10 √ के अंदर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सरल किया जा सकता है। इसमें 5 को 2 से 5 को और 2 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 5 और 2 कितना आ जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा 7 प्लस 2 √10। बस इसको इतना ही हम लोग सरल कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। ये आंसर किसका है, ये √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर का ये आंसर आया है। इस तरह से हमको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ये क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके आखिरी क्वेश्चन की, जो कि जिस तरह का अभी हमने सेकंड क्वेश्चन हल किया है उसमें हमने फार्मूला जो लगाया था वही फार्मूला इसमें लग जाएगा। फार्मूला क्या हमने बताया था, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का मान यहाँ पे ये a की जगह क्या लिख सकते हैं √5 और b की जगह क्या होगा यहाँ पे √2। ठीक, तो बाएं पक्ष में ये दोनों मान रखेंगे, a की जगह √5 b की जगह √2 और एक ब्रैकेट में यही दोनों नंबर होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, एक बार प्लस एक बार माइनस। बराबर क्या होगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर √ कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर √ को कैंसिल कर देगा तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2। तो 5 में से 2 जब घटेगा तो आंसर आएगा 3। ये आंसर किसका है, यह है √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। ठीक, ये हमारा आंसर होगा जो कि है 3। चाहे तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परिमेयीकरण के बारे में। तब तक के लिए काम कंप्लीट कर लें अपना।